हे वेलकम बैक टू माय चैनल एंड आज हम बात करने वाले हैं क्लास 11th हिस्ट्री चैप्टर 1 जो कि एक न्यू सिलेबस में पहले चैप्टर 1 दूसरे आता था समय की शुरुआत से। बट अब सिलेबस चेंज होने के बाद जो फर्स्ट चैप्टर होने लगा है लेखन कला और शहरी जीवन। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम इस चैप्टर का कुछ ही पार्ट इस वीडियो में कवर करेंगे, बाकी का कुछ पार्ट नेक्स्ट वीडियो में। देखते हैं कि अगर 2-3 कितने वीडियोस में कितने पार्ट्स में ये चैप्टर कवर होता है, लेकिन एक्सप्लेन करके पूरा अच्छे से इसको समझते हुए चलेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का क्लास है 11th। चैप्टर का नेम है लेखन कला और शहरी जीवन, हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर। तो फर्स्टली हमें यहाँ पे दिखाई दे जाता है, हमें पूरा ये इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन हम थोड़ा सा कर लेते हैं। सबसे पहले तो हम यहाँ पे देख लेते हैं शहरी जीवन की शुरुआत मेसोपोटामिया में हुई। सबसे पहली लाइन और इम्पोर्टेंट कि शहरी जीवन मतलब शहरों जैसा जो जीवन था ना, उसकी शुरुआत मेसोपोटामिया में हुई। मेसोपोटामिया है क्या, अब उसके बारे में पढ़ते हैं। मैं यहाँ से कलर चेंज कर लेती हूँ। मेसोपोटामिया है क्या? फरात और दजला नदियों के बीच स्थित एक यह प्रदेश आजकल इराक का गणराज्य है। ये लो, आपको बता दिए। ये इम्पॉर्टेंट, मैं जहाँ भी हाईलाइट कर रही हूँ ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। अगर आप चाहो तो अपने स्कूल क्लास या एग्ज़ाम टाइम के लिए आप यहाँ से नोट्स भी प्रिपेयर कर सकते हो, क्योंकि मैं इसी तरीके से एक्सप्लेन करने वाली हूँ। ओके, तो मतलब ये कि दजला और फरात दो नदियों के अलग अलग नदियों के नाम हैं। एक का नाम है फरात, एक का नाम है दजला। उन नदियों के बीचों बीच ये प्रदेश हुआ करता था मेसोपोटामिया, जो आज के टाइम में इराक का गणराज्य है। ठीक है, अब यहाँ से थोड़ा सा इसको चेंज कर लेते हैं। मेसोपोटामिया की सभ्यता अपनी संपन्नता, शहरी जीवन, विशाल एवं समृद्ध साहित्य, गणित, खगोल विद्या के लिए प्रसिद्ध है। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 मार्क के क्वेश्चन में या फिर 2 मार्क के क्वेश्चन में ये इंट्रोडक्शन में से काफ़ी चीज़ें आ जाती हैं, तो आप इसको इम्पॉर्टेंट मान के चलिए। ठीक है, एंड नेक्स्ट है मेसोपोटामिया की लेखन प्रणाली और उसका साहित्य पूर्वी भूमध्य सागरीय प्रदेशों और उत्तरी सीरिया तथा तुर्की में 2000 ईसा पूर्व के बाद फैला। समझ में आ रहा है? मेसोपोटामिया की जो लेखन प्रणाली है ना, और उसका साहित्य पूर्वी भूमध्य सागरीय प्रदेशों और उत्तर सीरिया तथा तुर्की में। ठीक है, मतलब मेसोपोटामिया की जो लेखन प्रणाली है और उसका साहित्य, ये बाकी के जो है ना भूमध्य सागरीय प्रदेश और उत्तरी सीरिया तथा तुर्की में 2000 ईसा पूर्व के बाद फैला। मतलब देख रहे हो कितना गैप आ गया। 2000 ईसा पूर्व से पहले ही यहाँ पे ये सभ्यता थी, यहाँ पे ये चीज़ें थी, लेखन प्रणाली आ चुकी थी, लेकिन 2000 ईसा पूर्व के बाद यहाँ पे आया। कहाँ पे? पूर्वी भूमध्य सागर वाले प्रदेश, उत्तरी सीरिया और तुर्की। कब आया? 2000 ईसा पूर्व के बाद। क्या क्या? लेखन प्रणाली और उसका साहित्य। ठीक है, अब देखते हैं जिसके फलस्वरूप उस समस्त क्षेत्र के राज्यों के बीच आपस में यहाँ तक कि मिस्र के फ़राओं के साथ मेसोपोटामिया की भाषा और लिपि में लिखा पढ़ी होने लगी। मतलब जब ऐसा हुआ ना कि मतलब उसकी जो लेखन प्रणाली है मेसोपोटामिया की, वो बाकी के शहरों में भी फैलने लगी। उस वक्त उसके बाद क्या हुआ? फ़राओ देखो, मिस्र के जो फ़राओ होते हैं ना, फ़राओ का मीनिंग भी मैं आगे बताऊंगी, यहाँ पे इसमें एक्सप्लेन भी किया हुआ है, मैं अभी बताऊंगी। ठीक है, ये जो ऐसे ऐसे वर्ड्स होंगे ना, उनको हम बाद में एक्सप्लेन करते चलेंगे। ठीक है, चैप्टर ख़त्म होने के बाद। ठीक है, फ़राओ के साथ भी मेसोपोटामिया की भाषा और लिपि में लिखा पढ़ी होने लगी। मतलब बाकी के जो आसपास के शहर थे ना, जैसे उत्तरी सीरिया, तुर्की, ठीक है, इराक ना, इन सब में जो मेसोपोटामिया की भाषा और लिपि है ना, उसी में लिखा पढ़ी होने लगी। ठीक है,
यहाँ शहरी जीवन और लेखन कला के बीच संबंधों की खोज करने का प्रयत्न करेंगे और फिर हम जानना चाहेंगे कि लेखन की सतत परंपरा से क्या क्या प्रतिफल प्राप्त हुए। ठीक है, अब इन चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे, किन चीज़ों को हम देखेंगे। यहाँ की शहरी जीवन और लेखन के बीच क्या क्या संबंध है उसकी खोज करेंगे। ठीक है, और सतत परंपरा के बारे में क्या क्या प्रतिफल प्राप्त हुए वो सब देखेंगे। ठीक है, अभिलिखित इतिहास के आरंभिक काल में इस प्रदेश को मुख्यतः इसके शहरीकृत दक्षिण भागों, जैसे नीचे विवरण दिए गए, सुमेर और अक्कद कहा जाता है। अभिलिखित इतिहास के आरंभिक काल में इस प्रदेश को मुख्यतः इसके शहरीकृत दक्षिणी भागों को सुमेर और अक्कद कहा जाता है। मतलब मेसोपोटामिया का जो दक्षिणी भाग है ना, उसको सुमेर और अक्कद कहा जाता है। 2000 ईसा पूर्व के बाद बेबीलोन एक महत्वपूर्ण शहर बन गया, तब दक्षिण क्षेत्र को बेबीलोनिया कहा जाने लगा। मतलब ये बेबीलोन है ना, एक छोटा सा शहर हुआ करता था, वो एक महत्वपूर्ण शहर बन गया कब? 2000 ईसा पूर्व के बाद। और इसी वजह से जो मेसोपोटामिया था उसका जो दक्षिणी भाग था उसको बेबीलोनिया कहा जाने लगा। लगभग 1100 ईसा पूर्व से अब असीरियाइयों ने उत्तर में अपना स्थान स्थापित कर लिया, तब क्षेत्र को असीरिया कहा जाने लगा। मतलब दक्षिण को कह दिया बेबीलोनिया, और उत्तरी जो एरिया था, ठीक है, मेसोपोटामिया का 1100 ईसा पूर्व के बाद उसमें असीरियाइयों ने अपना कब्जा कर लिया। ठीक है, राज्य स्थापित कर लिया, तो उसको असीरिया कहा जाने लगा। उस प्रदेश की प्रथम ज्ञात भाषा सुमेरियन यानी सुमेरी थी। ये भी इम्पोर्टेंट है, यह आप देख लेना। ठीक है, धीरे धीरे 2400 ईसा पूर्व के आसपास जब अक्कदी भाषा लोग यहाँ आ गए, अक्कदी भाषी लोग यहाँ आ गए, तब अक्कदी ने सुमेरी भाषा का स्थान ले लिया। ठीक है, फिर उसके बाद अक्कदी भाषा सिकंदर के समय 336 से 323 ईसा पूर्व तक कुछ क्षेत्रीय परिवर्तनों के साथ फलती फूलती रही। ठीक है, 14 ईसा पूर्व से धीरे धीरे आरामाइक भाषा का भी प्रवेश हुआ। आरामाइक ये भाषाएं हैं जो मेसोपोटामिया के बाद धीरे धीरे चलन में आने लगी। ठीक है, फिर उसके बाद यह भाषा हिब्रू से मिलती जुलती थी और 1000 ईसा पूर्व के बाद व्यापक रूप से बोली जाने लगी। आज भी इराक में कुछ भागों में बोली जाती है। कौन सी भाषा? आरामाइक। ठीक है, अब हमने मेसोपोटामिया पढ़ लिया। मेसोपोटामिया के बारे में हम थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा हाईलाइटर को थोड़ा सा चेंज कर लेती हूँ। मेसोपोटामिया नाम यूनानी भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बना है। ठीक है, मेसोस यानी मध्य, पोटेमोस यानी नदी से मिलकर बना है, नदी। देखो ये ना मैं आपको ना एक्सप्लेन करने का तरीका भी बताऊंगी। ठीक है, लेकिन पहले ये चैप्टर ख़त्म हो जाने दीजिए। उसके बाद यहाँ ना आप ये देखेंगे कि 2 भाषाओं से मिलकर बना है मेसोपोटामिया। पहला शब्द है मेसोस, ठीक है, जिसका मतलब है मध्य। फिर दूसरा वर्ड है पोटेमोस, इसका मतलब है नदी। ठीक है, मेसोपोटामिया शब्द दजला और फरात नदियों के बीच की उपजाऊ धरती को इंगित करता है। अब इससे इस लाइन से नहीं ये पता चल रहा है कि दजला और फरात नदी के बीच जो ज़मीन थी जहाँ पे मेसोपोटामिया था वो बहुत उपजाऊ थी। अब उपजाऊ थी तो उसका मतलब खेती अच्छी होती होगी, है ना, फसल अच्छी होगी, है ना। तो ये चीज़ें यहाँ पे थी। चलिए, ये आप ब्लू वाला हिस्सा जो है ये आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, आपके पास नहीं है तो यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैंने टाइम दे दिया है आपको, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और यहाँ पे पढ़ लीजिएगा शांति से। अब यहाँ पे ना थोड़ा सा मैप को देख लेते हैं।
ठीक है, अब आप ना यहाँ पे एक चीज़ देख रहे होंगे, मैं आपको दिखाती हूँ, रेड कलर से मार्क करती हूँ। ये रहा फरात नदी, ये रही दजला नदी, ठीक है। ये रहा सीरिया, ये रहा बेबीलोन, बेबीनान, लेबनान, ठीक है। तो ये रहा बेबीलोन, उरुक, उर, ठीक है। ये हो गया, ये तुर्की, ठीक है। ये कैस्पियन सागर, अरल सागर, काला सागर, ईरान, फारस की खाड़ी, अरब रेगिस्तान, लाल सागर, नील नदी, मिस्र, भूमध्य सागर, ठीक है। अब एक चीज़ मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा जूम कर लेती हूँ, जूम कर लेती हूँ। अब है ना, आपको एक चीज़ यहाँ पे दिखाई देगी, देखो मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेती हूँ। ये ना यहाँ पे, ये एग्जैक्ट मतलब दजला और फरात, इस नदी के बीच यहाँ पे हुआ करता था मेसोपोटामिया, ठीक है। ये चीज़ मैंने आपको बता दी है, यहाँ हुआ करता था मेसोपोटामिया, ठीक है। अब अगला चलते हैं। अब हमारे पास जो अगला टॉपिक है, अगला पॉइंट है, वो है मेसोपोटामिया और उसका भूगोल, ठीक है। अब इस भूगोल के बारे में हम जान लेते हैं, ठीक है। वहाँ पे कैसे कैसा आसपास का एनवायरनमेंट था, कैसा था, क्या चीज़ थी, ठीक है। वो चीज़ें हम देख लेते हैं। ये तो ब्लू हो गया, रेड हो गया, चलो उसको हम येलो कर देते हैं। कोई नहीं, इसको रेज कर देते हैं वरना दिखाई नहीं देगा, ठीक है। ये लीजिए, इसको येलो कर देते हैं, येलो, ठीक है। अब यहाँ पे निकला इराक भौगोलिक विविधता का देश है। इराक मतलब पता क्या है, मेसोपोटामिया की बात हो रही है, ध्यान दो। इराक जो वर्ड यूज़ किया हुआ है, अब प्रेजेंट का यूज़ किया हुआ है, लेकिन बात किसकी हो रही है, पास्ट में जो मेसोपोटामिया था उसकी, ठीक है। इसके पूर्वोत्तर के भाग में हरे भरे ऊंचे नीचे मैदान, जो धीरे धीरे वृक्षांचित पर्वत श्रृंखला के रूप में फैलते गए थे। साथ ही यहाँ स्वच्छ झरने तथा जंगली फूल हैं। यहाँ अच्छी फसल के लिए पर्याप्त वर्षा होती है। यहाँ 7000 से 6 ईसा पूर्व के बीच खेती शुरू हो गई थी, मतलब देखो कितना टाइम पहले खेती शुरू हो गई थी, है ना। उत्तर में ऊंची भूमि, यहाँ स्टेपी घास के मैदान है। यहाँ पशुपालन खेती तुलना में आजीविका का अधिक अच्छा साधन है, ठीक है। यहाँ पे ना पशुपालन खेती की तुलना में, मतलब यहाँ पे ना घासें अच्छी हैं, मैदान है, तो पशुपालन ज़्यादा होता था, खेती होती थी, लेकिन खेती की तुलना में पशुपालन एक कमाई का जो साधन है, जो अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए जो कमाई का साधन है, वो पशुपालन से ज़्यादा होता था, खेती से कम होता, दोनों से था, लेकिन खेती से कम। सर्दियों की वर्षा में के बाद भेड़ बकरियाँ यहाँ उगने वाली छोटी छोटी झाड़ियों और घासों को अपना भरण पोषण करती थी। दजला की सहायक नदियाँ, ये यहाँ से पढ़िए, पूर्व में दजला की सहायक नदियाँ ईरान की पहाड़ी प्रदेश में जाने के लिए परिवहन का अच्छा साधन है। दक्षिणी भाग एक रेगिस्तान है। यहाँ वह स्थान है जहाँ सबसे पहले नगरों और लेखन प्रणाली का प्रारंभ हुआ। इन रेगिस्तानों में शहर के लिए भरण पोषण का साधन बन सकने की क्षमता थी, ठीक है। क्योंकि फरात और दजला नदियाँ उत्तरी पहाड़ों से निकल कर आती थी, तो अपने साथ उपजाऊ बारीक मिट्टी लेकर आती थी। यहाँ से पढ़ो, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है। इसको ना मैं दूसरे कलर से हाईलाइट कर देती हूँ, तो थोड़ा सा ना ठीक रहेगा, ये लो, ठीक है। ये फरात और दजला नदी नाम की नदियाँ उत्तरी पहाड़ों से निकल कर आती थी, ठीक है। उत्तरी पहाड़ों से ये यहाँ से निकल के आती थी, ठीक है। तो वहाँ से ना वो उपजाऊ बारीक मिट्टी लेकर आती थी। जब इन मिट्टियों में बाढ़ आती थी, जब बाढ़ आ जाती थी ना, तब यह इनके पानी को सिंचाई के लिए खेतों में ले जाया जाता था, ठीक है। उपजाऊ मिट्टी वहाँ जमा हो जाती थी,
ठीक है। और ऐसे ही इनकी जो खेती बाड़ी थी ना, वो बहुत उपजाऊ हुआ करती थी। फरात नदी रेगिस्तान के बाद धाराओं में बटकर बहने लगी। ठीक है, ये देख लीजिए, फरात नदी रेगिस्तान में प्रवेश करने के बाद कई धाराओं में बटकर बहने लगी। कभी कभी इन धाराओं में ना बाढ़ आ जाती थी। पुराने ज़माने में यह धाराएं सिंचाई के लिए नहरों का काम करती थी। ये आप पढ़ लीजिएगा, बहुत इजी है। मतलब यहाँ पे खेती के अलावा यहाँ पे क्या क्या होता था, भेड़ बकरियाँ पर, ठीक है, चराई जाती थी। मैदानों और पहाड़ों में ढालों पर पाली जाती थी। ठीक है, जिनसे भारी मात्रा में क्या मिलता था, मांस, दूध, ऊन आदि वस्तुएं मिलती थी। ठीक है, इसके अलावा नदियों में मछलियों की कई कमी नहीं थी। मतलब जाहिर सी बात है, इस्तेमाल करने वाले लोग कम हैं तो तादाद ज़्यादा थी। ठीक है, गर्मियों में खजूर के पेड़ खूब फल देते थे। ये ना इम्पोर्टेंट लाइन्स है। अब शहरीकरण का महत्व, अब हम पढ़ेंगे शहरीकरण का महत्व। यहाँ पे ना धीरे धीरे, मतलब अभी तो फिलहाल गाँव की तरह यहाँ पे खेती बाड़ी होती थी, सब कुछ होता था। अब धीरे धीरे गाँव में ना शहर बन रहा था, तो उसी के बारे में बात हो रही है, शहरीकरण का महत्व। ठीक है, शहरीकरण का महत्व। यहाँ हम बात करेंगे कुछ ऐसे टॉपिक्स के बारे में। ठीक है, फॉर एग्जांपल, शहर और नगर बड़ी संख्या में लोगों के रहने के ही स्थान नहीं थे। मतलब यहाँ पे सिर्फ ना बड़ी संख्या में लोग ही नहीं रहते थे, यहाँ पे अर्थव्यवस्था भी, किसी अर्थव्यवस्था के खाद्यान्न अतिरिक्त अन्य आर्थिक गतिविधियों में भी विकसित होने लगी थी। मतलब वहाँ पे व्यापार होने लगा था, मेन चीज़ ये व्यापार होने लगा था। ठीक है, किसी एक स्थान पर जनसंख्या का घनत्व बढ़ जाता है, उसके फलस्वरूप कस्बे बन जाते हैं। ठीक है, अब कस्बे कैसे बनते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल, अब इंडिया है, पहले तो पूरा इंडिया एक ही था ना। ठीक है, सिर्फ जगह जगह अलग अलग थी। अब फॉर एग्जांपल दिल्ली है, दिल्ली में बहुत ज़्यादा लोग रहने लग गए, तो उसको एक अलग से कस्बा बना दिया या फिर एक शहर बना दिया। ठीक है, कि भाई ये अलग से एक अकेला एक शहर बन गया। फॉर एग्जांपल जैसे अगर हम पार्टीशन की बात करें, यहाँ पे मैं यहाँ पे पॉलिटिकल साइंस को सेट रही हूँ, बट हाँ, आपको एग्जांपल देने के लिए मैं समझा रही हूँ कि जब पार्टीशन हुआ था तब क्या देखा गया था, क्या जो मुस्लिम धर्म के लोग हैं उनकी तादाद अगर ज़्यादा है तो उनको एक अलग से डिश दे दिया जाएगा। सेम वही चीज़ यहाँ पे है कि अगर किसी एक स्थान पर बहुत सारे लोग बढ़ रही है, उनकी जनसंख्या बढ़ रही है, तो उनको एक कस्बा बना दिया जाता था उस जगह को। ठीक है, ऐसे ही कुछ यहाँ पे बातें हैं, आप देख लीजिएगा। इसके अलावा शहरी, हाँ, ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, मार्काशीश, क्योंकि ये ना, मतलब एक आपने देखा होगा, उसमें ना एक पिक्चर आती है, क्वेश्चन पेपर में ना एक पिक्चर आती है और पिक्चर में ना, मतलब आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फिर ये ना बॉक्स को पूरा पढ़ लीजिएगा, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसमें से 5 नंबर का क्वेश्चन आराम से आते हैं, और होते एक नंबर के क्वेश्चन है, लेकिन आपको बॉक्स के अंदर से 5 नंबर मिलते हैं। ठीक है, शहरों में माल की आवाजाही, अब आवाजाही कैसी होती थी, ये हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। तो अभी के लिए आप इतना ही पढ़ लीजिए। ठीक है, तो देखते हैं अभी हमने क्या क्या पढ़ लिया। हमने एक छोटा सा ब्रीफ ले लिया, लेखन कला और शहरी जीवन का, मेसोपोटामिया के बारे में पढ़ लिया, बेबीलोनिया के बारे में पढ़ लिया, अक्कदी भाषा, ठीक है, सुमेरियन भाषा, रामायिक भाषा, इन सब के बारे में हमने पढ़ लिया। फिर हमने कुछ वैसे टॉपिक्स पढ़े। हमने फिर मैप देखा कि एग्जैक्टली जो मेसोपोटामिया वो है कहाँ। ठीक है, हाँ, यहाँ पे एक चीज़ ये देख लीजिए, बाइबल के अनुसार ये जल प्लावन पृथ्वी पर संपूर्ण जीवन को नष्ट करने वाला था, किंतु परमेश्वर ने जल प्लावन के बाद भी जीवन को पृथ्वी पर सुरक्षित रखने के लिए नोआ नाम के एक मनुष्य को चुना। ठीक है, आपने कहानियाँ सुनी होगी, क्रिश्चियन धर्म में कहानियाँ बहुत चलती हैं। ठीक है, नोहा ने एक बहुत बड़ी विशाल नाव बनाई और उसमें सभी जीव जंतुओं का एक एक
एक एक जोड़ा रख लिया, और जब जल प्लावन हुआ तो बाकी सब कुछ नष्ट हो गया, पर नाव में रखे सभी जोड़े सुरक्षित बच गए। ऐसी ही एक कहानी मेसोपोटामिया में परंपरागत साहित्य रूप में भी मिलती है। इस कहानी के मुख्य पात्र को ज़ियुसुद्र, ठीक है, या उत्तनापिष्टिम कहा जाता है, ठीक है। फिर हमने पढ़ा कुछ मेसोपोटामिया और उसका भूगोल हमने पढ़ा कि वहाँ पे कैसे कैसे पहाड़ थे, कैसे कहाँ से मिट्टी आती थी, किस तरीके से उपजाऊ ज़मीन बनती थी, वो सारी चीज़ें हमने पढ़ी। यहाँ पे हमने देख लिया, ठीक है। नेक्स्ट हमने थोड़ा रेगिस्तान के बारे में पढ़ लिया, वहाँ पे क्या क्या व्यापार होने लगा, भेड़ बकरियाँ चराई जाने लगी, शहरीकरण कैसे हुआ, वो सारी चीज़ें हमने पढ़ ली, ठीक है। ये बाकी का थोड़ा बहुत रह गया। हाँ, यहाँ पे ना इस टॉपिक को कंप्लीट कर लेना, थोड़ा सा रहता है, इस टॉपिक को कंप्लीट कर लेते हैं। कस्बों में इकट्ठे रहने के लिए फ़ायदेमंद सिद्ध होता है, ठीक है। अब यहाँ पे ना कुछ ऐसी चीज़ें होने लगी, नगर या गांव में अन्य बराबर लेन देन रहता था, ठीक है। यहाँ पे बराबर लेन देन रहता था, सब एक दूसरे पे आश्रित हो गए थे। उदाहरण के लिए एक पत्थर की मुद्रा बनाने वाले को पत्थर उरेकने के लिए कांसे के औजारों की ज़रूरत पड़ी। वह स्वयं ऐसे औजार नहीं बना सकता, और वह यह भी नहीं जानता कि मुद्राओं के लिए आवश्यक रंगीन पत्थर वह कहाँ से प्राप्त करे, ठीक है। उसकी विशेषज्ञता तो सिर्फ नक्काशी यानी पत्थर उरेकने तक की ही सीमित थी। मतलब उसकी जो क्वालिटी थी ना, वो ये नहीं जानता कि औजार कैसे बनेंगे, उसे बस इतना पता था कि भाई मुझे इन औजारों से पत्थर को उरेक के हमें मूर्तियाँ बनानी है, ठीक है, ये पता था। अब यह व्यापार नहीं जानता। कांसे कांसे के औजार बनाने वाला धातु, तांबा, रागा, टीन लाने के लिए खुद बाहर नहीं जाता, साथ ही उसे ईंधन के लिए हरदम लकड़ी के कोयले की ज़रूरत पड़ती रहती। इस प्रकार श्रम विभाजन, डिवीजन ऑफ लेबर, शहरी जीवन की विशेषता है। मतलब ये जैसे फॉर एग्जांपल जैसे एग्जांपल कि एक मूर्तिकार है, मूर्तिकार को सिर्फ मूर्ति बनाना आता है, औजार बनाना नहीं आता, लेकिन वो औजार उसको चाहिए। औजार कैसे बन पाएगा? किसी और से, लोहार से, जैसे या कोई औजार बनाने वाला कोई होगा उससे। अब उसको ये तो पता है कि औजार बनाने के लिए कौन कौन से धातु चाहिए, लेकिन धातु लेने के लिए अगर वो खुद जाएगा तो उसे ईंधन की ज़रूरत पड़ेगी, तो वो किसी और से मंगवाता था। या फिर ईंधन के लिए वो किसी और के पास जाएगा कि बेटा मुझे ईंधन दे दो, क्योंकि मेरे को औजार के लिए धातु लेकर आनी है ना। तो इस तरीके से यहाँ पे रहता था। इसके अलावा शहरी अर्थव्यवस्था, एक सामाजिक संगठन होना भी ज़रूरी है, ठीक है। ईंधन, धातु, विभिन्न प्रकार के पत्थर, लकड़ी, ज़रूरी चीज़ें भिन्न भिन्न जगहों से आती थी, ठीक है। ये यहाँ पे आप पढ़ लेना कि कौन कौन सी चीज़ें कहाँ कहाँ से आती थी, ये सारी चीज़ें आप पढ़ लेना। यहाँ से हम कल शुरू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ओके। तो अभी के लिए इतना ही, एंड आगे इस चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए हमारे साथ बने रहने के लिए हमें फॉलो कर लीजिए। एंड वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा। अगर कुछ चीज़ नहीं समझ में आई हो तो नेक्स्ट शॉर्ट्स में आपको क्लियर कर दूँगी वो चीज़ें, ठीक है। तो अभी के लिए, और हाँ, ये काल रेखा ज़रूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि एक तरीके से ना ये आपको ब्रीफ देती है कि किन किन समय में क्या क्या होगा, ठीक है। तो आप देख लीजिएगा, एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा। थैंक